हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, बड़े ही मजे तरीके से पढ़ रहे होंगे और मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर के अपने इस लम्हे, इस तैयारी को बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही एक्टिव तरीके से बढ़ रहे होंगे, है ना? कुछ बोल। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बड़े ही तंदुरुस्त, बड़े ही मस्त और लजीज तरीके से आप सब अपने इस तैयारी, इस जर्नी में एकदम से तरोताजा और एकदम से फ्रेश तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। इसी जर्नी में हम लोग आपको बेसिक सीरीज के माध्यम से ग्रामर के बेसिक, जिसमें कि टाइम और टेंस से शुरुआत की है हम लोग, इस तरीके से कंप्लीट ग्रामर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इस जर्नी में आप सबों का बड़ा ही सपोर्ट रहा है, बड़ा ही रिक्वेस्ट था कि सर इसके ऊपर एक लंबा और एक अच्छा सा बेसिक सीरीज लेकर के आइए, जिसमें कि आप हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ग्रामर को समझ सके। तो आपके इस जो रिक्वेस्ट था, आपके जो प्रपोजल था, हम लोग एक्सेप्ट किए और इसी को लेकर के हम लोग प्रत्येक दिन आपके लिए बेसिक ग्रामर की क्लास लेकर के आ रहे हैं। साथ ही मैथ वाले सर भी आपको बेसिक से मैथ के बारे में बता रहे होंगे और रीजनिंग वाले मैम भी आपको बेसिक से रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस वाले सीरीज को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको बता दें कि 10 से रिलेटेड 2 वीडियोस आपके पास मिल चुका होगा, जिसमें कि सबसे पहले मैराथन क्लास हुआ था और मैराथन क्लास में हम लोग बहुत सारी छोटे छोटे बातों को सीखने की कोशिश किए थे। इसके बाद शुरुआत किए थे टेंस से क्यों शुरुआत किए थे इसके ऊपर बात कर लिए थे और वहां से लेकर के बढ़ते हुए आपको वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स तक पहुंचा चुके थे। तो एक बार जल्दी से रिमाइंड कर लीजिए और यदि आप पहली बार हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए और जैसे आप उसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद आज की जो क्लास है लेक्चर 3, इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। बात आपको एक लिंक के जैसा, एक नेक्सस में आपको समझते हुए और समझ आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग उसको देख लीजिए और सच में अभी आप न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर भी तो आप ही का एक तरह से गुरु दक्षिणा के रूप में आपको करने का फर्ज बनता है। ठीक है, तो इसको भी आप करते चलिएगा साथ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे जरा आपके बारे में बता दें कि बेसिक सीरीज में हम लोग कंटिन्यू किए हुए, इसमें से कि बेसिक ग्रामर जो कि आपको डेली 12 बजे दोपहर में मिलता है, बेसिक रीजनिंग शाम के 7 बजे और जो आपको डेली लाइव वोकैबुलरी का क्लास मिलता है वो मिलता है शाम के 8 बजे। इसी तरीके से मैथ का जो बेसिक है, जिसे जियोमेट्री से शुरुआत हुआ है, एडवांस मैथ से ही शुरुआत हुआ है और ये हुआ है डेली के शाम 5 बजे और प्रैक्टिस जो बैच चल रहा है ये चला कितने बजे? 9 बजे। तो इस वाले समय में आकर के आप अपने आप को यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए और यहाँ से जो कुछ भी सीखने को मिल रहा है उसे भरपूर सीखने का कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में हम सेंटेंस के बारे में बताए थे कि सेंटेंस कैसे बनता है ना? और हम लोग फिर ये जो वर्ब है, वर्ब के क्लासिफिकेशन को देखे, फिर शुरुआत किए थे टाइम एंड टेंस में और इसमें सबसे पहले टाइम के बारे में पढ़े थे। टाइम से रिलेटेड जो सारे वर्ड्स होते हैं इन सारे वर्ड को भी हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग तरह के एक्शन होते हैं, तो टाइप ऑफ एक्शन भी देखे थे, जिसमें कि 4 अलग अलग टाइप के बारे में लोग पढ़ लिए थे। और इसके बाद देखे थे टेंस का फॉर्मेशन और टेंस को फिर बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए एक यूनिट लाए थे वर्ब, और वर्ब के यूनिट से ही हमारा क्या बना था? टेंस। और टेंस जब बना था फिर हम लोग देखे थे कि यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स इन टेंस, टेंस में कैसे हम लोग का जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो हमको कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में फिर हम लोग सीखे थे। और इसके बाद की क्लास आज हम लोग शुरू करेंगे और बड़े ही इंजॉय करेंगे आज की क्लास। तो चलिए फटाफट आप लोग पेन पेपर के साथ बैठ जाइए, अपना हैंड रिटन नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह का पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेगा, आपको अपने हैंड रिटन में ही बनाना है। और यदि आप लोग इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो पर्सनली कमेंट करें, ठीक है? फिर पता चलेगा कि कितने लोग चाहते हैं, देन उस तरीके से हम लोग इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का टेंस के वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद वाले टॉपिक का आप नाम डाल लिए, जिसका नाम है कि वर्ब कंपाउंड। क्या है? वर्ब कंपाउंड। अब सबसे पहली बात ये आता है कि सर ये वर्ब कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहली बात आता है कि वर्ब कंपाउंड क्या होता है।
देखिए आपके सामने हम क्या बोले कि टेंस, क्या बोले थे, टेंस। टेंस जो है ये बनता है आपके सामने टाइम प्लस, प्लस क्या था, प्लस बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्शन, है ना। यहाँ पे जैसे कि एक्शन था, नॉन एक्शन था, ठीक है। यहाँ पे आपके बोला जाए तो एक्सपीरियंस था, परसेप्शन था, ठीक है। यहाँ पे बोला जाए तो पोजीशन था, क्या था, पोजीशन था, हैपनिंग था, ठीक है। ये बहुत सारे चीजें होती है ना। आपके सामने हम क्या बोले थे कि सर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ आपको टाइम के ऊपर लेके जाते हैं। तो देखिए टाइम के साथ एक्शन और कुछ वर्ड्स, कुछ एक्शन भी होता है जो सिर्फ आपको या फिर बोला जाए तो कि अपने आप में एक टाइम के बारे में बता दे। सर ये क्या क्या बोल दिया, हमको समझ नहीं आया, लो फिर से समझाते हैं। जैसे आपके सामने एक बोले थे V2, सर इसको देखते हुए आपके मन में क्या चलता है, सर ये तो पास्ट टाइम के बारे में बात करता है। कैसे पता चला, सर इसके पीछे पलटिए, देखिए यहाँ पे लिखे हुए कि V2 जो है ये पास्ट के बारे में बात करता है। इसी तरीके से आपके सामने V1, सिर्फ V1, ओनली V1, ओनली V1 यदि रहे तो सर ये क्या बताता है, ये बताता है प्रेजेंट के बारे में। ऐसे ही आपके सामने V5 रहे, सर ये भी किसके बारे में बताता है, सर ये भी प्रेजेंट के बारे में बताता है। ये नॉर्मल तरीके से हम लोग बात करें तो ये सारे जो V2 है, V1 है, V5 है और आपके सामने V1, V2, V5 है, ये सारे अलग अलग टाइम, जैसे कि पास्ट टाइम V2, प्रेजेंट टाइम V1 और प्रेजेंट टाइम V5 बताता है। ये तो ये बात हो गया। दूसरी बात है कि टेंस में हम लोग कोई काम करते हैं तो टाइम के साथ करते हैं, तो सारा समय इसमें आया क्या, नहीं। तो कुछ समय को दिखाने वाले भी वर्ड हैं और वो वर्ड जो आता है वो आता है इन सारे एक्शन वाले वर्ड को हेल्प करने के। और हेल्प किस तरीके से करता है, उसके समय के बारे में बता करके, उसके समय के बारे में बता करके। और जो समय के बारे में बताने के लिए आता है, ये आता है हेल्पिंग वर्ब। इसका नाम क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। और इन सबको दिखाने के लिए जो चीज आएगा वो क्या आएगा, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बनता है और इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ब कंपाउंड। क्या बोलेंगे, वर्ब कंपाउंड। सर ये जो बोले ना, ये बात हमको समझ में नहीं आया, नहीं आया तो आप एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे जैसे यहां पे बोले कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, ये प्ले क्या है, V1, क्या ये V1। तो ये तो पता चल गया कि कौन सा टाइम का है, ये टाइम का है आपका प्रेजेंट। कैसे, क्योंकि सिर्फ V1 आया हुआ है सब्जेक्ट के साथ। अब यहां पे बोले कि आई एम प्लेइंग, अब हम आपको जो पूछ रहे हैं उसी का बस आप आंसर दीजिएगा, जिसको पूछा जा रहा है उसी का बस आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ प्लेइंग, सिर्फ इस प्लेइंग को देख करके मुझे ये बताइए कि कौन सा टाइम में वो काम हो रहा है। सिर्फ प्लेइंग को पढ़ना है मेरे दोस्त, एम को नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ प्लेइंग को पढ़ रहे हैं। क्योंकि खेल तो काम तो यही हो रहा है, यही तो आपके सामने एक्शन है, यही आपके सामने एक्शन है, इसी को बोलते हैं मेन वर्ब, मेन एक्शन, ठीक है। तो इसी को देख करके बताइए कौन सा समय में काम हो रहा है। सर वैसे तो नहीं बता पा रहे, अब कैसे बता रहे, सर इस एम को भी इसके साथ जोड़ करके, इसका मतलब ये आया इसके टाइम को बताने के लिए। सर अब हम बता सकते हैं कि एम आपका एक प्रेजेंट टाइम को दिखाने वाला वर्ड है, इसलिए ये काम हो रहा है प्रेजेंट में। काम कैसा हो रहा है ये मतलब नहीं, लेकिन काम हो कब रहा है, हो रहा है प्रेजेंट में। कब हो रहा है, प्रेजेंट। कौन बताया, बताया एम। एम क्या किया, इसको हेल्प किया। किस तरीके से हेल्प किया, टाइम बताने में, और इसका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और यहां पे क्या लिखा हुआ, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखना कि यहां से एम प्लेइंग से यहां तक मिल करके क्या बना, वर्ब बना। क्योंकि एम भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब, और इसी चीज को बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। क्या बोलते हैं, वर्ब कंपाउंड। ये बस हम लोग सीखने के चलते, सीखने के कारण इसका नाम हम लोग रखे हैं वर्ब कंपाउंड। वैसे इसको बोला जाता है वर्ब फ्रेज, यानी वर्बल फ्रेज। आप लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स पे मत घुसिए, क्योंकि आप फंस सकते हैं कि सर ये फ्रेज होता क्या है। तो जब फ्रेज बताने का समय आएगा तो हम जरूर बताएंगे
कि फ्रेज होता क्या है। इससे पहले कि आप बताइए कि साउंड सही चल रहा है ना, लेकिन बिफोर गोइंग टू दिस दैट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ वर्ब कंपाउंड। ओके, गॉट इट। तो अब इसमें हम लोग वर्ब कंपाउंड के बारे में बात करें। ये जो कुछ भी खिचड़ी आपके सामने हम लिखे, क्या आपको समझ में आया? आ गया ना? तो वर्ब कंपाउंड जहां पे लिखे उसके बाद आप वहां से लिखना शुरू कीजिएगा। ये चीज बस आपको समझाने के लिए लिखे थे। ये चीज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आप समझ भी गए होंगे। अब इसके बाद वाले नोट्स को अब लिखिए। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए और सबसे पहले लिखिएगा यहां पर कि आपके सामने वर्ब कंपाउंड में यदि पहले नंबर में, फर्स्ट वाले नंबर में टू डू फैमिली दिखे। टू डू फैमिली का मतलब डू, डज एंड डीड, ये तीनों दिख जाए तो इसके बाद हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, जिसे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। दूसरी बात कि यदि आपके सामने टू हैव फैमिली दिखे एज अ हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स कि हैव, हैज और हैड दिखे, तो इसके बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरी बात कि यदि आपके सामने टू बी फैमिली दिखे, टू बी फैमिली का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, और भी कुछ होगा क्या? ठीक है, लिख लेते। बी दिखे या फिर बिन दिखे तो इसके बाद होगा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद फोर्थ नंबर में यदि आपके सामने हैव और हैज और हैड दिखे तो क्या बोलेंगे? सर V3। और इसके बाद ये मान लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना, कंटिन्यूअस के लिए क्या लिखेंगे? V4। लेकिन V4 तभी आता है, V4 कब आता है? जब आपके सामने टू बी फैमिली हो। तो यहां पे V3 के बाद V4 आएगा नहीं, यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा बीन। बीन आ जाने से V3 बना और ये इसको सपोर्ट कर दिया कि भाई देखो आपको चाहिए हैव, हैज और हैड को V3, तो V3 बीन आ गया। लेकिन बी फैमिली के बाद हमको चाहिए कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। ये फिर क्या आ गया? यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस आ गया। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो ये हुआ चार अलग अलग कंपाउंड। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि ये जो चीज है, ये जो कुछ भी आपके सामने वर्ब कंपाउंड हम बताए हैं, ये आपको सपोर्ट करेगा ओनली इन एक्टिव सेंटेंसेस, ओनली इन एक्टिव सेंटेंसेस। सर ये एक्टिव सेंटेंसेस इसके अलावा कुछ भी होता है क्या? हाँ होता है, पैसिव सेंटेंसेस। ये हम लोग पढ़ेंगे, कहां पे पढ़ेंगे? तो एक चैप्टर आता है वॉइस, तो वॉइसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के वॉइसेस क्या होते हैं। लेकिन जब तक हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टेंस। तो टेंस में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एक्टिव सेंटेंसेस के बारे में। गॉट इट? इसीलिए यहां पे जो वर्ब कंपाउंड काम करेगा वो यही वाला करेगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ वर्ब कंपाउंड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्ब कंपाउंड भी तैयार हो गया, अलग अलग सारे चीज भी तैयार हो गया। ठीक है, सारे चीज भी तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहला फर्स्ट नंबर ऑफ जो टेंस है, तो चूंकि टाइम क्या है आपके सामने? प्रेजेंट। और एक्शन सबसे सिंपल क्या होता है? इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आप डालिए हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी का दूसरा नाम बोला जाए तो बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हेडिंग आप लोग जल्दी से डाल लीजिए।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले इसके बारे में हम सीखना शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट में फॉर्मेट। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? फॉर्मेट। ये फॉर्मेट होता क्या चीज है? फॉर्मेट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कुछ भी सेंटेंस बनेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका फॉर्मेट। अब रहा यहां पे सेंटेंस के बारे में, तो देखिए सेंटेंस जो है ये अलग अलग, इसी में यहां पे आप कॉर्नर में ही लिख लीजिएगा कि सेंटेंस के अलग अलग टाइप होता है और क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब आइदर मेन वर्ब लिख लीजिए प्लस अदर वर्ब। ये होता है आपके सामने अफर्मेटिव का, या कभी कभी दोनों भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। दूसरा होता है आपके सामने नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में आपके सामने सबसे पहले क्या लिखाता है? ये लिखाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। इसके बाद होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपके सामने दो तरह के आते हैं, एक आता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा आता है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर अदर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH में क्या होगा? सबसे पहले WH आएगा, और चूंकि ये भी इंटरोगेटिव के अंदर है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर अदर वर्ब होगा और लास्ट में होगा क्वेश्चन। ये होता है अफर्मेटिव बनाने का स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, और नॉट ऑलमोस्ट टाइम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंटेरोगेटिव में एस नो क्वेश्चन बनता है और WH। यस नो क्वेश्चन में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH में WH वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है एक नॉर्मल जो सेंटेंस बनते हैं, इसके अलग अलग चार फॉर्म और चारों के अलग अलग स्ट्रक्चर। अब चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर बनाने में, फॉर्मेट बनाने में, और इसमें भी सबसे पहला जो बनेगा वो बनेगा अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव में सबसे पहले आपको क्या बोले कि सब्जेक्ट चाहिए, तो बनाइए इसका स्ट्रक्चर। क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर में? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए सर? हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आता है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सीधा सीधा मेन वर्ब आ जाता है, और मेन वर्ब यहां पर आता है V1 और V5 प्लस आता है अदर वर्ड। ये बना इसका, ये बना आपका किसका? बोलिए जरा। आपका बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, कोई तकलीफ? अब यहां पे देखिए, या तो आप V1 यूज कर सकते हैं या फिर आप V5, तो इसमें से कौन सा यूज करेंगे?
तो रुकिए जरा, पहले स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि V1 और V5 कहां पे यूज करते हैं। दूसरा दूसरा क्या स्ट्रक्चर बनता है आपके सामने, ये बनता है नेगेटिव का। नेगेटिव में अब सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले हम लोग लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखना पड़ेगा नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या यूज करेंगे, तो यहां पे करेंगे डू और डज, दोनों में से कोई एक, प्लस क्या आएगा नॉट। और अभी बताया कि डू डज, जब भी आपके सामने डू डज डिड दिखे, आने वाले कौन सा वर्ब का फॉर्म आप लिखेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ब, और ये बन गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम लोग तीसरे में करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में बनाएंगे हम लोग इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में कौन सा, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है डू और डज, और डू और डज के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। और कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, यदि मेन वर्ब लिखेंगे तो, क्योंकि डू और डज आ चुका है तो हम लिखेंगे वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट इस बार किसका बनाएंगे, इस बार बनाएंगे फोर्थ नंबर में हम लोग WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखता है, WH वर्ड्स, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या फिर डज, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है लिख दो। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डू और डज है, जिसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, प्लस प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, और यही बन गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बन गया सबका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ शुरुआत होता है, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद ही शुरुआत होता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, और WH में WH वर्ड के साथ। अब यहां पे आपको सबसे पहले सीखना है कि ये WH वर्ड्स होता क्या है। तो चलिए एक हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में WH वर्ड्स के बारे में, इससे पहले कि एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए, बिना देर किए हुए फटाक से। कितने मिनट किया, लिख लिए, चलिए तो ये हो गया। अब ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर तो तैयार। अब सबसे पहले बात करते हैं WH वर्ड के बारे में। ये WH वर्ड्स होता क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वेश्चंस वर्ड। क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन वर्ड्स। इससे हमेशा आपको क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कभी कभी इसी को रिलेटिव वर्ड्स भी बोल लेते हैं, क्योंकि ये रिलेट करने की भी कोशिश करते हैं। इंग्लिश है, एक वर्ड के अलग फंक्शन होंगे, तो आपको एक वर्ड के अलग अलग फंक्शन को भी समझना है। सॉरी। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है, जिसमें कि क्वेश्चन रेज करने की कोशिश किया जाता है, और यहां पे हम लोग को क्वेश्चन ही रेज करना है। और ये कुछ 9 होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बोला जाए व्हाट, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं क्या। इसके बाद होता है व्हाई, इसका मतलब क्यों। इसका मतलब हु, किसको, हुज, किसका, विच, इससे भी बनता है किसका वाला ही सेंस,
या किससे, लेकिन ये बनता है नॉन लिविंग के लिए, वस्तु के लिए। फिर बनता है हु, कौन। फिर व्हेन, कब। फिर बनता है वेयर, कहां। फिर बनता है हाउ, कैसे। कितना हो गया? 3, 3, 6 और 3, 9। ये 9 वर्ड्स है जो आपको एक तरह से क्वेश्चंस बनाने वाले वर्ड होते हैं। इसी को बोलते हैं WH वर्ड। इसको आप साइड में लिख लीजिए। अब दूसरी बात जो हम लोग को समझना है कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 किसको यूज करें। जरा मुझे यह बताइए कि V1 और V5 में से यह सब्जेक्ट, आप फाउंडेशन वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, वहां पे ये चीज को हम समझाया है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है वर्ब, और दोनों के बीच में जो रिलेशन तैयार करता है, ये तैयार करता है इसके नेचर से। पहला नेचर बनता है सिंगुलर नेचर से और दूसरा नेचर बनता है प्लूरल नेचर से। आपके सामने सब्जेक्ट भी दो नेचर का होता है, सिंगुलर नेचर और प्लूरल नेचर। वैसे ही वर्ब भी दो नेचर का होता है। एक होता है आपके सामने सिंगुलर वर्ब, जो नेचर दिखा दे कैसा, सिंगुलर, और दूसरा होता है आपके सामने प्लूरल। और ये सारे के सारे हम फाउंडेशन क्लास में बता चुके हैं। एक बार काइंडली विजिट कीजिएगा फाउंडेशन क्लास, जैसे मैराथन क्लास भी है, और उसी क्लास में आपको ये सारे बात एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा। और वहां पे एक चैप्टर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप बहुत ही लंबे समय में पढ़ते हैं, ये चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो काइंडली विजिट करके उसको आप देख लीजिए। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो नहीं, बहुत सारे। तो इसको वहां से आप देख लीजिएगा। फिर यहां पे आते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिखते हैं। तो बताइए V5 आपके सामने सिंगुलर वर्ब का नेचर का है जी। तो जितने सारे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे वर्ब के 5 यानी 5th फॉर्म। जैसे ही सिंगुलर है, हाँ, तो इसके साथ हम लोग लिखेंगे प्लेज, और प्लेज भी क्या बना, V5। क्यों V5? क्योंकि सर V5 सिंगुलर का सर वैसे लर्न नहीं होता है। तो V5 को आप ना ऐसे लिख दीजिए, और ऐसे मतलब बना क्या, यस, और एस का मतलब सिंगुलर, यस का मतलब सिंगुलर। तो ही प्लेज। प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे वी, तो वी के साथ प्ले, और प्ले क्या बना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वी भी कैसा है, प्लूरल नेचर का। जैसे दे, तो दे के साथ क्या बनेगा, गो, दे के साथ गो, क्योंकि दे आपका क्या है, दे आपका प्लूरल नेचर का है, और गो आपके सामने V1 है, और V1 कैसा होता है, V1 होता है आपका प्लूरल नेचर का। तो काफी इजी। लेकिन यहां पे एक चीज को समझना है, वो है आपके सामने आई। क्या है आपके सामने, आई। चलिए तो जरा हम लोग आई के बारे में समझ लेते हैं कि आई क्या है। आई का क्या क्या मतलब होता है। सर आई का मतलब होता है मैं, जो कि ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन का चैप्टर से यूज कर लेते हैं। और आई का मतलब क्या हो गया, मैं। दूसरा आई का मतलब क्या होगा, इस आई का मतलब होगा सर वो आई, इसका मतलब अल्फाबेट वाला आई, वोवल जैसे बोलते हैं। तो दोनों यहां पे आई लिखा हुआ सेम चीज तो है, यहां पे वही आई, यहां पे वही आई, लेकिन यहां पे क्या बना, प्रोनाउन, और यहां पे आई क्या बना, आई लेटर। अब इन दोनों में देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सर ये भी आपका सिंगुलर ही है, और ये भी आपका कैसा है, सिंगुलर ही है। ये भी आपका सिंगुलर है, ये भी आपका सिंगुलर। अब दोनों में तो सिंगुलर है,
अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिखे, एक एग्जाम्पल आपके सामने यहां पे लिखे, आई गोज टू मार्केट, क्योंकि सिंगुलर के साथ V5 यूज करते हैं। आई गोज टू मार्केट। अब जरा मुझे ये बताइए कि यहां पे लिखा हुआ आई ये वाला है, या फिर यहां पे लिखा हुआ आई ये वाला है, या फिर यदि आई से दिक्कत हो रहा है कि ये अक्षर जो है ये कैसे कहीं पे जा सकता है, तो एक बच्चा बनाते हैं हम। यहां पे बच्चा बन गया, यहां पे थोड़ा सा लंबा टेढ़ा मेढ़ा बनाए, ठीक है, ऐसे ही बच्चा बनाए, आई के जैसा दिख रहा है। और इस बच्चा का नाम क्या है? आई। इस बच्चा का नाम क्या है? आई। अब बताइए कि यहां पे आई जो लिखा हुआ है ये आई कौन है? ये वाला या फिर वो वाला? कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भी सिंगुलर, वो भी सिंगुलर, वो भी लड़का सिंगुलर है जिसका नाम आई है। इसी चीज को दूर करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या यहां पे किया गया है? यहां पे ये बनाया गया है कि जब भी आई एज अ वर्ड, एज अ नाम, एज अ नाउन, यानी जब भी आई एज अ नाउन या फिर एज अ वर्ड आ जाए आपके सामने, तब इसके बाद आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक तरह से सबसे पहले V5 यूज करेंगे, दूसरा इज यूज करेंगे, ठीक है। क्या क्या यूज करेंगे बोलिए? V5 और इज, ठीक है। और दूसरे तरफ जब आपके सामने आई एक स्पीकर, एक प्रोनाउन के रूप में दिखे, एक स्पीकर, एक प्रोनाउन, और प्रोनाउन का मतलब इसका हिंदी बने में, तब इस आई के बाद आप यूज करेंगे V1 और M। क्या यूज करेंगे? V1 और M, ठीक है। तो ये दोनों में था अलग। तो ये जरा प्रॉब्लम किसके साथ है? आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ, ठीक है। बाकी ये सब कुछ सटीक है, फॉर्मेट भी हम लोग देख लिए, WH वर्ड्स भी देख लिए, इसके बाद हम लोग आई का सही यूज भी देख लिए। आपको हर एक छोटी छोटी चीजों से हम बताते हुए, छोटी छोटी चीजों को हम बड़े अच्छे तरीके से डील करते हुए चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल जरा लिख लेते हैं। आप ही लोग कुछ एग्जाम्पल बताइए। आई क्या लिखेंगे? आई वर्क वेरी हार्ड। और यहां पे आई का मतलब मैं, यहां पे आई का मतलब मैं, और आई के साथ V1 भी लिखते हैं हम लोग, तो ये V1 भी रहा। इसका मतलब ये सब कुछ नीट एंड क्लीन सही है, करेक्ट। दूसरी तरफ आई बिलोंग या फिर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ वोवल्स। क्या होगा यहां? आई बिलोंग या आई बिलोंग्स, क्या होगा? आई बिलोंग या बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ वोवल्स। अब यहां पे बताइए, आई, यहां पे यदि कोई आई वोवल से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये आई आपके सामने लिखा हुआ अक्षर है, या बोला जाए तो लेटर है। अच्छा, वहां पे वर्ड लिख दिए थे क्या? तो इसको सुधार लीजिए। चलिए यहां पे इसको लेटर बोल देते हैं। तो यहां पे आई क्या लिखा हुआ है? एक लेटर। और जब लेटर इसका मतलब V5 चाहिए। क्या चाहिए? V5। मतलब ये सही है और ये V1 ये गलत है। ये V1 ये गलत है, ये क्या हो जाएगा? सही। कुछ एग्जांपल और भी हम लोग लिखते हैं, जैसे ही गोज या फिर गो टू द मार्केट। ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ V1 या फिर V5
सर सिंगुलर के साथ हम लोग एस दिख रहा है, इसका मतलब V5 होगा। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा यहाँ पे गोज। और गलत क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम। दे स्लीप या फिर स्लीप्स लेट इन द नाइट। क्या होगा? सर दे प्लूरल है, इसका मतलब V1 होगा या V5 होगा। सर प्लूरल के साथ V1 होगा तो सही क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा स्लीप सही, और गलत क्या हो जाएगा? स्लीप्स। तो ये एग्जाम्पल भी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। काफी इजी और छोटे छोटे एग्जाम्पल को हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? अभी तक हम लोग इसके फॉर्मेट देखे और फॉर्मेट में यूज भी करना सीख गए। अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये कॉन्सेप्ट बताता है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बताता है। और पहला यूज इसमें क्या है हम लोग का? यहां पे लिखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to express our habit, persistent work या फिर एक्टिविटीज, डेली रूटीन, टास्क इन प्रेजेंट समय में यदि अपने या हमारे हैबिट, परसिस्टेंट वर्क, एक्टिविटीज, डेली रूटीन, टास्क के बारे में बात करने की यदि कोई कोशिश करता है तो कौन सा टेंस है? वो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ, यानी यूज के अंदर पहला पॉइंट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए जैसे कि आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। एक दिन में हम 2 बार ब्रश करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे हैबिट है, और हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अपने हैबिट को भी आप डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, तो किस पे करेंगे? आप करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और भी कैसे? जैसे स्टूडेंट्स go to a school daily। छात्र लोग डेली स्कूल जाते हैं। यहां पर भी इसका डेली रूटीन टास्क है स्कूल जाना, तो भाई जाना है। We take tea in the morning। हम लोग सुबह में चाय पीते हैं, प्रत्येक दिन पीते हैं, प्रत्येक दिन पीते हैं। We work very hard to get success in life। जो लोगों के पास मजबूरी होता है वे लोग बहुत मेहनत करते हैं, वर्क वेरी हार्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। और ये उसका जब वर्क करने का जो क्वालिटी है
वो कैसा है, वो उसका एक परसिस्टेंट, लगातार वो मेहनत करता है, बहुत ही शिद्दत के साथ वो मेहनत करता है। बोला जाता है ना कि पहले बोला जाता था कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, लेकिन पता है मेरे सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ऑब्लिगेशन मेक्स यू द परफेक्ट। वैसे परफेक्ट के आगे द तो लगाना नहीं चाहिए, सुपरफ्लुअस है, लेकिन फिर भी इस वर्ड को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि आपके सामने ऑब्लिगेशन है, भूख है, आपके अंदर चाहत है, ऑब्लिगेशन मजबूरी, और मजबूरी का मतलब कि कहीं ना कहीं आपको नीड में लेकर के जाएगा। यदि सच में नीड है, सच में ऑब्लिगेशन है, सच में मजबूरी है, तो आप काम बड़े शिद्दत से करेंगे, बहुत ही एक्टिव तरीके से काम करेंगे, बिना रुके, बिना थके, बिना आप किसी और के साथ कंपेयर करें, अपने काम पे मगन होंगे और लगातार आप सक्सेस की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए मजबूरी है आपके सामने, तो उस मजबूरी को बार बार किसी सामने डिस्प्ले मत कीजिए, बार बार आप ये एक्सक्यूज मत बताते रहिए कि सर मुझको ये प्रॉब्लम है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ये सब बहाना है। यदि चाहत दिल में होना तो आप कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ कर सकते हैं, बस होना चाहिए अंदर में ऑब्लिगेशन, मजबूरी, और मजबूरी के पीछे एफर्ट्स। तो मजबूरी को आप एफर्ट्स बनाइए, मजबूरी को आप अपना हथियार बनाइए। मजबूरी है तो है, हम करेंगे तो करेंगे। मजबूरी ही आपको वहां तक लेकर के जाएगा जहां तक आप सोचे नहीं है। इसलिए मजबूरी को आप बार बार डिस्प्ले करने की कोशिश मत कीजिए, वो सामने वाले के लिए बस एक मजाकिया वर्ड बन जाएगा। आपको बार बार वो बस देख करके बोलेगा ये इसके पास ये है, आपके नेगेटिव, आपके जी कमियां हैं, वो सब कुछ वो जान जाएगा, मगर आपको वो आपके चीज को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय आपको और भी ज्यादा गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए मजबूरी को अंदर रखिए और मजबूरी से आप अपने आप को महान बनाने की कोशिश कीजिए। इसलिए लगातार आप वर्क कीजिए, वर्क वेरी हार्ड एंड इन अ स्मार्ट वे, दोनों तरीके से, तभी जाकर के सफलता जल्दी आएगी। तो आज के बाद ऑब्लिगेशन को किसी के सामने डिस्प्ले ही मत कीजिए। ऑब्लिगेशन है तो है, उस ऑब्लिगेशन को कैसे पार करें उसके और सोचिए, क्या आपको करने की जरूरत है उसको सोचिए। ये होता है आपका ऑब्लिगेशन का हथियार बनाना, ना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाते रहना। दुनिया में बस सुनने वाले लोग होते हैं, आपको मदद करने के लिए कोई साथ नहीं देगा। आए हैं जब अकेले तो जाना भी अकेले है, काम भी अकेले करना है, समझी। तो यहां पे जो व्यक्ति, इसको सक्सेस चाहिए लाइफ में और ये क्या कर रहा है, वर्क वेरी हार्ड। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पॉइंट को क्या समझे, सबसे पहले पॉइंट ये समझे कि इसमें हम लोग डेली रूटीन टास्क के बारे में बात करते हैं। अब जरा आगे पढ़ते हैं और आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पढ़ लिखते हैं। जैसे ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, he often comes here, they go there daily, we wake up early in the morning, daily। अब जरा यहां पे बताइए, इसको पढ़ करके क्या लग रहा है? He always tells a lie, वो हमेशा झूठ बोलता है। सर ये हैबिट लग रहा है। अब इस ऑलवेज को मिटाई दे रहे हैं, He tells a lie, वो झूठ बोलता है। अब यहां पे क्या चला? सर यहां पे जो वर्ड पहले लिखे थे ना ऑलवेज, उसको जब पढ़े में तुरंत से माइंड में आ गया कि सर ये हैबिट है। क्या है ये? हैबिट। लेकिन अब नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो रहा है, हैबिट है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड लिखा है ऑलवेज, ये वर्ड जो आपके सामने क्या लिखा हुआ ऑलवेज, ये आपको तुरंत से हैबिट पे लैंड करा दे रहा है। दूसरे तरीके से ही ऑफन कम्स हियर, सर यहां पे जो ऑफन है अक्सर,
ये भी हमको तुरंत से कहां पे लैंड करवा रहा है? सर ये तुरंत से हमारा हैबिट पे लैंड करवा रहा है कि गो देयर डेली, यहां पे डेली रूटीन टास्क के बारे में जल्दी से बता दे रहा है। ऐसे ही डेली यहां पर, इसका मतलब क्या देखें कि सर कुछ ऐसा वर्ड है जो हमको तुरंत से किसके ऊपर बता दे रहा है? हैबिट, परसिस्टेंट वर्क, डेली रूटीन टास्क। तो वही यहां पे लिखिए कॉन्सेप्ट। इसके अंदर में दूसरे नंबर पे, ये 1 हो गया था, इसमें दूसरे लिखिए सम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Some adverb of frequency help us to express our habit, रूटीन टास्क। अच्छा डेली रूटीन टास्क ले लेते, हैबिट, डेली रूटीन टास्क एंड persistent वर्क। These are, और ये सब कौन कौन से हैं? These are, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे कुछ, सबसे पहले आप भी लिखना शुरू कीजिए। ऑफन, अक्सर, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, सेल्डम, रेयरली, कभी कभार, स्कैर्सली, barely, occasionally, और भी है। इट इज, और कुछ आते जाएगा तो उसको हम लोग यहां पे शामिल करते चलेंगे। लेकिन फिलहाल इतने सारे जो वर्ड हैं, ये आपको किसके बारे में बताता है? ये बताता है आपको इसके बारे में, हैबिट के बारे में। चलिए, तो आप लोग भी ऐसे ही बॉक्स में इसको बंद कर लीजिए और ये कुछ एग्जांपल्स आप इसके नीचे लिख लीजिए। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लासेस में। लेकिन जाने से पहले आप मुझे ये जरूर बता के जाइएगा कि क्लास कैसा लगा। क्लास में आपको सब कुछ समझ तो आ रहा है, ठीक है? कहीं पर दिक्कत है, कोई भी ऐसा चीज जो समझ में ना आए तो उसको जरूर से पिन करते चलिए, कमेंट जरूर करते चलिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। और ये पीडीएफ मिलने वाला भी नहीं है क्योंकि आप लोग अपना लिखना छोड़ देंगे। तो पहले आप लोग एक तरीके से हैबिट बनाइए नोट्स बनाने का, फिर पीडीएफ भी दे देंगे, है ना? फिर पीडीएफ भी आपको दे देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए आराम से इत्मीनान से पढ़ते रहिए और सेहत पे भी ख्याल रखिए, ठीक है?